हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपभोग फलन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कीन्स के रोजगार सिद्धांत और आय निर्धारण सिद्धांत का अध्ययन किया था। हमने देखा था कि अर्थव्यवस्था का अल्पकालीन साम्य वहाँ स्थापित होता है जहाँ पर समस्त मांग समस्त पूर्ति फलन को काटता है। विद्यार्थियों, अर्थव्यवस्था के किसी निर्दिष्ट आय स्तर का या उत्पादन स्तर का अध्ययन करने के लिए हमें आय, राष्ट्रीय आय के निर्धारक तत्वों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और कीन्स के मॉडल में जो समस्त मांग है, एग्रीगेट डिमांड है, उसके निर्धारक तत्वों के रूप में उपभोग फलन और विनियोग फलन दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। हम आज उपभोग फलन का अध्ययन करेंगे। तो उपभोग फलन अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग और कुल आय के बीच में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, C = फंक्शन ऑफ y। उपभोग आय का फलन है। यहाँ पर C उपभोग है और y राष्ट्रीय आय है। तो उपभोग आय पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, हम उपभोग फलन को सामान्यतः इस रूप में रखते हैं, C = A + B1। यह रैखिक उपभोग फलन है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण दिखाई दे रहा है, इसमें C उपभोग है, Y आय है, A और B दो कांस्टेंट हैं, स्थिरांक हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों जो A है वह स्वायत्त उपभोग को व्यक्त करता है, जिसका मतलब है कि यदि Y 0 है तो C उपभोग जो है वह A के बराबर होगा। यानी Y 0 होने पर C A के बराबर होगा, जिसका मतलब है कि यदि हमारी आय 0 है तो व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न्यूनतम उपभोग व्यय जरूरी है। तो यह एक जो है स्थिरांक है, यह धनात्मक होता है, A पॉजिटिव होता है। और जब हम उपभोग फलन का ग्राफ बनाते हैं तो A जो है y अक्ष के धनात्मक भाग को काटता हुआ होता है। उसे हम जब उपभोग फलन का ग्राफ बनाएंगे तब हम देखेंगे। तो जो A है वह व्यक्ति की पास्ट डिस सेविंग्स के रूप में हो सकता है, यानी व्यक्ति अबचत करके उपभोग कर रहा है, अर्थात वह या तो अपनी पुरानी आय का उपभोग कर रहा है या बॉन्ड, शेयर्स वगैरह अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचकर उपभोग कर रहा है। यानी आय 0 होने पर भी उपभोग है। और जो B है, B यहाँ पर जो स्थिरांक है वह वास्तव में MPC को व्यक्त करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को व्यक्त करता है। और इसका मतलब है कि आय में 1 इकाई परिवर्तन होने पर उपभोग में कितना परिवर्तन होगा। यह B है, वह उपभोग फलन के ढाल को, स्लोप को व्यक्त करता है। अब हमने उपभोग फलन को अच्छी तरह से समझने के लिए एक टेबल बनाई हुई है और हमने उपभोग फलन का एक स्वरूप लिया हुआ है। अंकीय मूल्य यहाँ हमने A = 20 लिया है और B = 0.6 लिया है। B = 0.6 हमने लिया है, 0.6। तो यहाँ पर हम C = 20 +
0.6y हमारा उपभोग फलन का समीकरण है। अब यहाँ पर हम y के विभिन्न स्तरों के लिए हम उपभोग स्तर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यदि y दिया हुआ है तो हम c निकाल सकते हैं। आप इस टेबल को देखिए, इसमें मैंने इस कॉलम में आय दिखाई हुई है, उसके बाद उपभोग दिखाया हुआ है। आय और उपभोग मान लीजिए हम करोड़ में ले लेते हैं, करोड़ रुपए में। तो मान लीजिए आय 0 है तो उपभोग 20 करोड़ रुपए के बराबर है। जब आय 50 करोड़ रुपए है तो उपभोग भी 50 करोड़ के बराबर है। जब आय 100 करोड़ है तो उपभोग 80 करोड़ रुपए के बराबर है। अब इस प्रकार आगे दिया हुआ है। हमने ये जो उपभोग की मात्रा है, हमने इस उपभोग फलन के अनुसार कैलकुलेट किए हैं। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आय 100 है तो यहाँ हम y की जगह 100 रखेंगे, तो 100 × 0.6 अगर हम करेंगे तो 60 आएगा। 60 में हम 20 जोड़ेंगे तो हमारा 80 उपभोग आ जाएगा। इस प्रकार विभिन्न आय स्तरों के लिए उपभोग को कैलकुलेट किया गया है इस टेबल में उपभोग फलन के इस समीकरण के अनुसार। विद्यार्थियों, अब हम इस आय और उपभोग के संबंध को एक ग्राफ के माध्यम से भी चित्रित कर सकते हैं। तो आप देखिए, इस ग्राफ को देखिए कि इसमें हमने जो हमारा उपभोग फलन है, जिसको हम c = a + by के रूप में लेते हैं, उसको हमने ग्राफ पर चित्रित किया हुआ है। o x अक्ष पर आय स्तर लिया हुआ है, o y अक्ष पर उपभोग लिया हुआ है। विद्यार्थियों, ये जो दूरी है, यहाँ पर ये जो आपको 45 डिग्री की लाइन दिखाई दे रही है, इस 45 डिग्री की लाइन पर c = y है, यानी इसके हर बिंदु पर उपभोग आय के बराबर है। जितनी आय है उतना ही उपभोग किया जा रहा है। और ये c हमारा उपभोग फलन है। आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा बनी हुई है, रैखिक फलन है उपभोग फलन। अब इस रैखिक उपभोग फलन में ये जो दूरी है y अक्ष पर, ये दूरी a के बराबर है, यानी ये इंटरसेप्ट है, अंतःखंड बोलते हैं इसको। और ये हमारा आय 0 होने पर उपभोग को व्यक्त कर रहा है, जो व्यक्ति जीवित रहने के लिए उसके लिए जरूरी है। अब जैसे जैसे आय बढ़ रही है, उपभोग बढ़ रहा है, और इस एक पॉइंट पर आकर यहाँ पर आप देख रहे हैं उपभोग और आय दोनों बराबर हैं, यानी हमारा जो आय स्तर, इस आय स्तर पर o y हम कह सकते हैं, यहाँ पर उपभोग आय के बराबर है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ले लीजिए, ये मान लीजिए b पॉइंट है उपभोग फलन पर। इस उपभोग फलन पर हम देख रहे हैं कि जो आय स्तर है उससे उपभोग कम हो रहा है, यानी इस दूरी के बराबर हमारा जो ये 45 डिग्री की लाइन है, जो कि c = y की लाइन है। तो यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, इसको हम c पॉइंट ले लेते हैं, ये डिस्टेंस सेविंग को व्यक्त करेगी, बचत को व्यक्त करेगी, यानी यहाँ पर उपभोग आय से कम है और इस तरफ आय से उपभोग ज्यादा है, तो यहाँ पर डिस सेविंग है। और इस एक बिंदु पर आय उपभोग जो है वो आय के बराबर है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपभोग फलन से हम बचत की मात्रा भी निकाल सकते हैं कि किसी निश्चित आय स्तर पर उपभोग कितना है और बचत कितनी है। अब बात करते हैं हम एपीसी और एमपीसी की, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का मतलब है कि यदि हम जो उपभोग है उसको आय स्तर से विभाजित कर दें, एपीसी
औसत उपभोग प्रवृत्ति, ये है जो उपभोग है उसको आय स्तर से विभाजित कर दें, यानी C/Y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आय 0 है, उपभोग 20 है, तो एबीसी अनंत है। 50 आय होने पर उपभोग 50 है, एबीसी 1 है। आगे आप देख रहे हैं एबीसी निरंतर घटती हुई जा रही है। एमपीसी जो है वह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं, उपभोग में परिवर्तन डिवाइडेड बाई आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन को हम डेल्टा सी कह सकते हैं और आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई कह सकते हैं, और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी यानी डेल्टा सी डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। आप इस कॉलम में देख सकते हैं कि जो एमपीसी है वह उपभोग में परिवर्तन को आय में परिवर्तन से विभाजित करने पर में प्राप्त हो रही है। इसको ऐसे देखिए कि आय 50 से 100 हो गई, यानी आय में परिवर्तन हुआ 50 और उपभोग बढ़कर 50 से 30 हो 80 हो गया, तो उपभोग में परिवर्तन हुआ 30। तो यहाँ पर 30/50 0.6। तो इसी प्रकार और आय स्तरों के लिए उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कैलकुलेट की गई है। यहाँ पर सीमांत प्रवृत्ति स्थिर है, 0.6 पर स्थिर है, क्योंकि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वह उपभोग फलन के ढलान को, स्लोप को व्यक्त करती है। और चूंकि अभी हमने जो रैखिक उपभोग फलन बनाया था, रैखिक उसकी जो सरल रेखा थी उपभोग फलन की, तो उसमें सरल रेखा में हम जानते हैं कि सरल रेखा का ढाल विभिन्न बिंदुओं पर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए एमपीसी स्थिर है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे एमपीसी 0.6 जो बी मैंने भी आपको बताया था कि उपभोग फलन में जो ये बी है ये एमपीसी को व्यक्त करती है। तो ये एमपीसी यहाँ पर 0.6 पर स्थिर है। विद्यार्थियों, हम यहाँ पर हमने आय और उपभोग के संबंध को देखा है। हम इसी टेबल के माध्यम से हमें यदि आय और उपभोग की मात्राएं दी हुई हैं तो हम बचत की मात्रा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि y = C+S होता है। y यदि C+S है तो S = y - C होता है। यानी हम यदि आय में से उपभोग को घटा दें तो हमारे पास बचत आ जाएगी। तो हमने इसमें से y - C करके हमने बचत निकाली है। किसी भी एंटिटी आप देख सकते हैं, 50 - 50 = 0, 100 - 80 = 20। इस प्रकार से हमने बचत y - C करके निकाली हुई। अब हम एपीएस को देखें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, बचत की औसत प्रवृत्ति जो कि S/Y के बराबर होगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि -20/0 -इंफिनिटी आएगी, 0/50 तो 0 आएगी, और यहाँ पर 20/100 तो 0.2 आएगी। यानी ये एपीसी इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों, एपीसी को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, सॉरी एपीएस को हम इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। एपीएस = 1 - एपीसी। इसी प्रकार हमने एमपीसी निकाली है, सॉरी एमपीएस निकाला है। एमपीएस निकालने के लिए हमने डेल्टा S/डेल्टा
टेबल से हमने एमपीएस निकाला है। जैसे हम देख सकते हैं कि आय बढ़कर 50 से 100 हो गई, यानी आय में जो चेंज है वह 50 है। और जो बचत है बचत यहाँ पर आप देखिए बचत 0 से बढ़कर 20 हो गई, यानी बचत में चेंज 20 है। तो ये हो गया एनपीएस इक्वल टू डेल्टा एस डिवाइडेड डेल्टा वाई दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 0.4। यहाँ पर लास्ट कॉलम में एनपीएस निकाला हुआ है। एनपीएस को हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, एनपीएस इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, या हम इसको इस रूप में कह सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। यानी यदि जो आय है वो तो या तो उपभोग की जाएगी या उसको बचत किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि y इक्वल टू सी प्लस एस है। तो यहाँ पर हमने उपभोग फलन को देखा है, रैखिक उपभोग फलन हमने लिया और हमने विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग की मात्रा कैलकुलेट की। हमने औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निकालना देखा। हमने बचत और औसत बचत प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति ज्ञात करना देखा है। अभी के लिए नहीं काफी है। थैंक यू।